नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। आतंकियों के खिलाफ और कश्मीर के लिए है हमारी लड़ाई, कश्मीरियों के खिलाफ नहीं। राजस्थान के टोंक में विजय संकल्प रैली में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा यह बदला हुआ हिंदुस्तान है, पुलवामा हमले का लेगा पूरा हिसाब। पिछले 4.5 साल में विकास दर सबसे ज्यादा और महंगाई दर रही सबसे कम। ग्लोबल बिजनेस समिट में प्रधानमंत्री का संबोधन, कहा देश में हर क्षेत्र में हुआ है विकास, दे रहा है अब दिखाई। 10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है भारत। असम में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की तादाद 80 के पार, कई लोगों की हालत गंभीर। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी में उच्च स्तरीय बैठक कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के दिए निर्देश। गोलाघाट और जोरहाट में 10 आरोपी गिरफ्तार। आसमान में महिला शक्ति की दिखी उड़ान, शटलर पीवी सिंधु ने भी की लड़ाकू विमान तेजस की सवारी। एयरो शो के चौथे दिन एरोस्पेस क्षेत्र की उपलब्धियों के अलावा सूर्य किरण टीम ने मिसिंग फॉर्मेशन बना दिवंगत साथी को दिया याद। और निशानेबाज अपूर्वी चंदेला के ISSF विश्व कप में रचा इतिहास। 10 मीटर एयर राइफल मुकाबले में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक पर साधा निशाना। दिल्ली में हो रही चैंपियनशिप में 35 भारतीय समेत 60 देशों के 500 निशानेबाज ले रहे हैं हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार भारत को $10 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था बनाने के लिए तेजी से काम कर रही है। आज दिल्ली में वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ऐसे न्यू इंडिया के निर्माण में लगी है जिसमें सभी भारतीयों के सपने और आकांक्षाएं पूरी हो सकें। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने देश को आर्थिक अराजकता से निकालकर सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल किया है। आज विकास और लक्ष्य हासिल करने की होड़ है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस समिट में कहा कि 2014 से पहले जो चीजें देश के लिए नामुमकिन मानी जाती थी, उसे सरकार ने लोगों के सहयोग से मुमकिन कर दिखाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि करीब करीब सभी अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में भारत की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। इसकी वजह जमीन पर दिखने वाले बदलाव हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उदारीकरण के बाद पहली बार एक साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की औसत विकास दर इतनी ज्यादा और औसत महंगाई इतनी कम है। For decades, a narrative was made that certain things are just impossible in India. The progress our nation has achieved since 2014 gives me confidence that nothing is impossible for 130 crore Indians. नामुमकिन अब मुमकिन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 के पहले इस बात की प्रतिस्पर्धा होती थी कि कौन ज्यादा भ्रष्टाचार कर सकता है, इसके नए नए तरीके ढूंढ सकता है, लेकिन आज विकास को लेकर प्रतिस्पर्धा हो रही है। We are now witnessing various forms of competition. A competition between ministries, a competition between states, a competition on development, a competition on achieving targets. Before 2014, also we heard about a competition, although of a different kind. There was competition on who can do maximum corruption. प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए कई मोर्चों पर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि भारत को $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए काम जारी है। Our vision for New India caters to all sections of the society, irrespective of their economic profile, their caste, creed, language, and religion. We are working hard to create a new India
which fulfills the aspiration and dreams of 130 crore Indians. We look forward to making India a $10 trillion economy. प्रधानमंत्री ने कहा कि बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी कोड में सुधार के क्रांतिकारी नतीजे आए हैं। कॉरपोरेट बॉन्ड से फंडिंग की सीमा बीते 4 साल में करीब 75% बढ़कर 5,25,000 करोड़ हो गई। आर्थिक सुधार से 4 सालों में देश में भारी विदेशी निवेश हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रवासी भारतीय भवन में करीब 190 देशों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करने पहुंचे। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हजारों सालों से बिना किसी आमंत्रण के दुनिया भर के लोग कुंभ में पहुंचते हैं। इसने सांस्कृतिक रूप से भारत में एकता को बहुत बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि समागम एक प्रकार से स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन के साथ ही सोशल रिफॉर्मेशन का भी हिस्सा है। सांस्कृतिक रूप से भारत में एकता को बहुत बड़ा बल दिया गया है। ये समागम अब एक प्रकार से स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन के लिए तो है ही है, लेकिन ये सोशल रिफॉर्मेशन का मूवमेंट का एक हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत में विश्व को आकर्षित करने का अभूतपूर्व सामर्थ्य है। वो इस प्रकार के आयोजनों से दुनिया को भारत की महान विरासत के साथ जोड़ना चाहते हैं। जो कुंभ का मेला, यानी एक त्रास जिसको लगता था हाँ भी ठीक है, लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन इसका एक सामाजिक स्वरूप होता है, उसका एक मैनेजरियल एस्पेक्ट होता है, उसमें आधुनिकता होती है, टेक्नोलॉजी होती है, व्यवस्था होती है और श्रद्धा भी होती है, सांस्कृतिक चेतना भी होती है। ये अद्भुत मिलन का कार्यक्रम दुनिया के लोगों ने जब आज देखा है और भारत ने इस प्रकार का ये पहला प्रयास किया है। आपने आकर के हमारे इस प्रयास को सफल बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और इससे पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि कुंभ भारत की सभ्यता और संस्कृति का समागम है। प्रतिनिधियों ने संगम में स्नान किया और संस्कृति ग्राम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा भी लिया। इस कुंभ में विदेशी प्रतिनिधियों की ये तीसरी यात्रा है। बाकायदा योजना बनाकर हर देश से एक नागरिक आए, और वो भी भारतीय मूल का नहीं, वहां का नागरिक आए, ऐसा पहली बार आपने सोचा और आईसीसीआर ने उसको अमली जामा पहनाया। आज 188 लोग हैं जिन्होंने अभी आपके साथ फोटोग्राफ किया है। जहां तक कुंभ का सवाल है, ये केवल आस्था का कुंभ नहीं है, ये भारतीय संस्कृति का भी कुंभ है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के टोंक में बीजेपी की विजय संकल्प सभा में शामिल हुए और पुलवामा के शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वो दुनिया भर में आतंकियों का दाना पानी बंद करने में जुटे हैं। दुनिया में तब तक शांति संभव नहीं है जब तक आतंक की फैक्ट्रियां चलती रहेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया पुलवामा आतंकी हमले के पीड़ितों के साथ खड़ी है और ये बदला हुआ हिंदुस्तान है। ये दर्द सरकार चुपचाप नहीं सहेगी। इस बार सबका पूरा हिसाब होगा। आतंक के विरुद्ध पूरी दुनिया में एक व्यापक मत बन चुका है। आतंक के गुनहगारों को सजा देने के लिए हर मोर्चे पर मजबूती के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया में तब तक शांति संभव नहीं है जब तक आतंक की ये फैक्ट्री ऐसे ही चलती रहेगी। इस बार सबका हिसाब होगा, हिसाब पूरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी लड़ाई आतंकवाद और मानवता के दुश्मनों के खिलाफ है। उनकी लड़ाई कश्मीर के लिए है, कश्मीरियों के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है,
मानवता के दुश्मनों के खिलाफ है। हमारी लड़ाई कश्मीर के लिए है, कश्मीर के खिलाफ नहीं है, कश्मीरियों के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरा देश सेना के साथ खड़ा है, लेकिन कुछ लोग पड़ोसी मुल्क की भाषा बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे लोग ना तो जवानों के हैं ना किसानों के। अब इनकी वादा खिलाफी सामने आ गई है। प्रधानमंत्री ने 4.5 साल पहले अनेक कामों पर सिर्फ चर्चा होने की बात कही। अब इन सब के बाद जमीन पर उतरने से विश्वास जागा है कि मोदी है तो मुमकिन है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि केंद्र की एनडीए सरकार ने किसानों से जुड़े मुद्दों को सबसे ज्यादा तरजीह दी है। आज गोरखपुर में बीजेपी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों की आय दोगुना करने के लिए वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया है, साथ ही फसलों का उचित मूल्य दिया जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से किसानों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए उठाए गए कदमों और योजनाओं का जिक्र किया। अमित शाह ने पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि सरकार आतंकवादियों को सबक सिखाएगी। ये नरेंद्र मोदी सरकार, ये भाजपा सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है जिसने साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से किसान के विकास को सर्वस्पर्शीय और सर्वसमावेशक बनाकर किसान की आय को दोगुना करने का लक्ष्य ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। किसान मोर्चा के कार्यकर्ता यहीं से संकल्प लेकर जाए कि नई सरकार ऐसी बनाएंगे कि जो आतंकवादियों को सबक सिखाने में जरा भी देर नहीं करेगी। और इससे पहले लखनऊ में बीजेपी अध्यक्ष ने सहकारी बंधु सम्मेलन में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाओं में शुचिता की जरूरत है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सहकारिता को पूर्व की बीएसपी और समाजवादी पार्टी की सरकारों ने नुकसान पहुंचाया। वहीं बीजेपी के लिए सहकारिता उपभोग का साधन नहीं, सेवा का माध्यम है। इससे सहकारी संस्थाओं का फायदा किसानों को बेहतर तरीके से मिल सकता है। सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सभा को संबोधित किया। आइए यहाँ खबरों में रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। नई तकनीक, नई सोच और समाज में उनका योगदान। आइए मुलाकात करवाते हैं आपकी उन व्यक्तियों से जिन्हें 2019 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि पद्म सम्मान मिला है। जल्द आ रही है राज्यसभा टेलीविजन पर हमारी नई सीरीज सम्मान। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर असम से, जहां जहरीली शराब पीने से अब तक 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। जोरहाट और गोलाघाट जिले के अस्पतालों में 300 से ज्यादा लोग मौत से जूझ रहे हैं। इलाज के लिए जोरहाट मेडिकल कॉलेज में लाए गए 200 से ज्यादा लोगों में से 45 की मौत हो गई है। गोलाघाट सिविल अस्पताल में 35 लोगों की मौत हुई है। इसमें कई लोगों की हालत अभी गंभीर है और मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही अस्पताल में भर्ती लोगों को उचित इलाज मुहैया कराने के भी निर्देश दिए हैं। दूसरे जिलों से मेडिकल टीमें जोरहाट और गोलाघाट भेजी गई हैं। इस मामले में अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। बेंगलुरु में चल रहे एरो शो में आज महिला शक्ति का नजारा देखने को मिला। मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने तेजस में उड़ान भरी। साथ ही सूर्यकरण के टीम ने साथ ही विंग कमांडर साहिल गांधी को याद करते हुए फिर से वापसी की। ये नज़ारा है पैराशूट से उतरती उन शूरवीर महिला सैनिकों का जो देश की सुरक्षा में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं।
बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया शो का चौथा दिन पूरी तरह से महिला शक्ति के नाम रहा। वायुसेना की महिला स्काई डाइविंग टीमों ने पैरा जंप शो में हिस्सा लिया और बहादुरी की मिसाल पेश की। शनिवार को एरो शो में खास तौर पर महिला दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान महिला पायलटों से लेकर महिला वायुसेना कर्मियों की भूमिका को सराहा गया। We are training the young female fighter pilots, and in the right now the course is going on. We have one pilot which is training with the Indian Air Force, and I think this is the best forces, which Defence Forces is the best place for women to realize their independence and their caliber, and their opportunities are sky full of. We are shoulder to shoulder with men, equal, not ahead, not far. एयर शो में आए हैं तो इसका अलग चार्म है। जो अपना ड्यूटी करते हैं वो तो है ही, वो तो हमें करना ही है हमेशा। और जब भी जो भी काम करते हैं उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग करते हैं। हमें भी प्राउड फील होता है कि हमारा देश अब खुद के एयरक्राफ्ट बनाने के लिए काम कर रहा है। इवन मैं डॉर्नियर चलाती हूँ, डॉर्नियर हमारे देश में ही बनता है, HAL ही बनाती है। तो ऑब्वियसली हमें प्राउड फील होता है कि हमारा देश भी आगे बढ़ रहा है। तो दैट फीलिंग इज ऑलवेज देयर, मेक इन इंडिया। भारत की स्टार शटलर और ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु भी एरो इंडिया शो में पहुंची। उन्होंने स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी। तेजस विमान को भारत सरकार के उपक्रम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तैयार किया है। ये विमान सिंगल इंजन वाला हल्का लड़ाकू विमान है और इस एयरक्राफ्ट को हाल ही में फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस मिली थी। PV सिंधु ने तेजस में उड़ान को जीवन का यादगार पल बताया। A great experience and a great opportunity, and I think I'm really very honored that as Mr. Captain is here, Siddharth, as you all know, he's actually shown me like all the stunts, like how it is and what it is. So definitely it's a very great opportunity, sir. Thank you so much. And I think Tejas, as you all know, I think we all say that's the real hero. So definitely it's a great pleasure for me. एरोस्पेस में महिला अचीवर को सम्मानित भी किया गया। वहीं भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के पायलटों ने उड़ान के दौरान अपूर्ण डायमंड बनाया। 7 सूर्य किरण विमानों वाली इस टीम ने रिहर्सल के दौरान इनकम्प्लीट डायमंड फॉर्मेशन तैयार कर अपने साथी विंग कमांडर साहिल गांधी को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इनकम्प्लीट डायमंड फॉर्मेशन में साहिल गांधी का स्थान खाली रखा गया। एरो इंडिया शो के उद्घाटन के एक दिन पहले रिहर्सल के दौरान 2 विमानों की टक्कर में विंग कमांडर साहिल गांधी की मौत हो गई थी। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO प्रमुख डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने कहा कि तेजस विमान के उन्नत संस्करण मार्क 1A को निर्यात करने की भी योजना है। बेंगलुरु में चल रहे एरो शो के दौरान राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत अब विमानों में लगने वाले रडार से लेकर स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर भी काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप से लेकर MSME रक्षा क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रहे हैं। DRDO के चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले DRDO का जो एक सबसे बड़ा मकसद है भारतीय फोर्सेस को आर्म करना, आधुनिकीकरण करना और साथ में स्वदेशी की तकनीक पर, तो किस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तीनों फोर्सेस की अगर बात करें पहले तो? अभी हम 1200 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप किया है। अभी आप देख सकते हैं इधर एरो इंडिया में नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इंडिजिनस प्रोडक्ट के साथ आया है। ये पूरा हमारा हैंड होल्डिंग के साथ डेवलप होके अभी भारत का आर्म्ड फोर्सेस के अलावा पूरा दुनिया को एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है। सर, एयरफोर्स के लिए हम बात करें क्योंकि एरो शो है यहाँ पे, तो सर तेजस का हमने देखा कि FOC मिला, उसको कॉम्बैट रेडी उसको किया, लेकिन उसका अपडेटेड वर्जन भी आने हैं और एडा उसकी डिज़ाइनिंग वगैरह कर रहा है, MCA भी आना है उसके बाद, तो इस दिशा में क्या चल रहा है? FOC होने के बाद ये FOC का एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन शुरू होगा ये साल के अंत में, और 2 साल के अंदर इनका FOC का एयरक्राफ्ट भी खत्म होगा। आपने सुनाया होगा, एयर चीफ ने बताया, इसके बाद मार्क 1A का प्रोडक्शन शुरू होगा। वो 83 नंबर्स का ऑर्डर अभी आने का है, वो HAL के ऊपर आएगा। एक MSME पे हमको सवाल पूछना था कि MSME सेक्टर को बढ़ावा देने की बात कही गई थी। उस ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी में भी कहा है बढ़ावा मिल भी रहा है, लेकिन कई शिकायतें भी उनकी हैं कि जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग जो इक्विपमेंट मेकर हैं उनसे माल नहीं, मतलब ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं। नहीं, वो टायर 2 और टायर 3 का इंडस्ट्रीज का रूप में MSME को भी बहुत मिल रहा है और ये ऑफसेट का रूप में भी बहुत मिल रहा है। अभी देखिए हमारा MRSAM प्रोग्राम जो लिया है उसमें बहुत इंडस्ट्रीज को वो मैन्युफैक्चर करने के लिए बहुत MSCs को काम किया है, कोशिश किया है।
आगे मैं बता रहा हूँ, ये आकाश मिसाइल जो बन रहा है वो BDL लीड इंटीग्रेटर है। अभी 85% ज़्यादा MSME से आ रहा है। सो MSME का वो टायर 3 का इंडस्ट्रीज का रूप में बहुत मिल रहा है। अभी तो आकाश का अपग्रेडेशन चल रहा है। अस्त्रा का इस साल फाइनल ट्रायल्स होके वो भी शामिल होने का है और बहुत गाइडेड बम्स बन रहा है। अभी ये LRSAM MRSAM मिसाइल जो है वो भी ट्रायल्स होके अभी प्रोडक्शन में जा रहा है और कुछ नया मिसाइल्स भी बन रहा है अभी। इधर सुप्रीम कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 35A पर सुनवाई से पहले घाटी में तनाव के मद्देनजर पुलिस ने बीती रात कई जगहों पर छापेमारी कर करीब 150 लोगों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए लोग मुख्यतः जमाते इस्लामी के कार्यकर्ता हैं और इनमें जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर के प्रमुख अब्दुल हमीद फैयाज भी शामिल हैं। पुलिस ने इस कार्रवाई को नियमित कार्रवाई बताया है। पुलिस के मुताबिक कुछ नेताओं और संभावित पत्थरबाजों को हिरासत में लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 35A पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर के निवासियों को विशेष अधिकार मिले हुए हैं। राज्य में सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी है। घाटी में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों की 100 कंपनियों को जम्मू कश्मीर भेजा है। इसमें CRPF की 35, BSF की 35, SSB की 10 और ITBP की 10 कंपनियां शामिल हैं। AIADMK सांसद S राजेंद्रन की आज सुबह एक भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई। उनका वाहन विल्लुपुरम जिले के टिंडीवनम के करीब हादसे का शिकार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वहां से उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां S राजेंद्रन को मृत घोषित कर दिया गया। सांसद के अचानक निधन पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शोक व्यक्त किया है। राजेंद्रन 2014 के लोकसभा चुनाव में AIADMK के उम्मीदवार के रूप में वेल्लुपुरम निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे। राजेंद्रन रसायन और उर्वरक पर स्थायी समिति के सदस्य और नागरिक उड्डयन मंत्रालय में सलाहकार समिति के सदस्य भी थे। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने S राजेंद्रन के निधन पर शोक जताया है। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने आज आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में वेंकटाचलम में एक मेडिकल कैंप का उद्घाटन किया। ये कैंप स्वर्ण भारत ट्रस्ट के परिसर में लगाया गया है। मेडिकल कैंप का आयोजन GSL मेडिकल कॉलेज और बसवतारकम इंडो अमेरिकन अस्पताल ने मिलकर किया है। इस कैंप में लोगों को मुफ्त में हार्ट चेकअप, कैंसर की जांच और ENT चेकअप समेत कई अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में डेप्यूटी स्पीकर हॉल में आज विख्यात समाजवादी नेता सगीर अहमद के सफरनामे पर आधारित पुस्तक का उपसभापति राज्यसभा हरिवंश ने लोकार्पण किया। राज्यसभा के उपसभापति ने सगीर अहमद को इस मौके पर सम्मानित भी किया। आज़ादी के बाद से समाजवादी धारा के मुखर प्रवक्ता बने रहे सगीर अहमद की जीवनधारा पर आधारित पुस्तक अभी उम्मीद जिंदा है। पुस्तक में कई बड़े समाजवादी नेताओं ने अपने विचार रखे हैं। मुख्य अतिथि के रूप में उपसभापति राज्यसभा ने इस मौके पर सगीर अहमद के जीवन को बेहद प्रेरक बताते हुए कहा कि इस पुस्तक से युवा पीढ़ी को नई प्रेरणा और शक्ति मिलेगी। न कुंठा न गुस्सा, जो चलता फिरता फकीर है उसी का नाम भाई सगीर है। उनके व्यक्तित्व की इतनी स्पष्ट विवेचना, इतना सुंदर वर्णन उन्होंने किया है। डॉक्टर लोहिया की वैचारिक प्रखरता, आचार्य नरेंद्र देव की गंभीरता और जयप्रकाश नारायण की उदारता, तीनों गुणों का समावेश सगीर भाई में है। यह अद्भुत है। अगर ये तीनों धाराएं शायद साथ रह गई होती तो हिंदुस्तान का इतिहास कुछ और होता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति बहुत खतरनाक चल रही है। पुलवामा आतंकी हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने तकरीबन 50 लोगों को खोया है और इसके बाद दोनों देशों के बीच जबरदस्त तनाव है। उन्होंने कहा कि भारत ने इस आतंकी हमले के जवाब में ठोस कार्रवाई पर विचार कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान को $1.3 बिलियन की मदद देने पर रोक लगाई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका से मिलने वाली मदद का सिर्फ फायदा उठा रहा है, जबकि वो उस तरह की मदद का हकदार नहीं है जैसा कि
वो मानता है। उधर यूरोपीय संघ ने भी कहा कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरी दृढ़ता से भारत के साथ खड़ा है और इस मुद्दे पर कोई मतभेद नहीं है। 14 फरवरी को पुलवामा आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे और इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली थी, जिसके बाद पाकिस्तान पर वैश्विक दबाव बढ़ गया है। No, I stopped paying Pakistan the $1.3 billion that we were paying them. In the meantime, we may set up some meetings with Pakistan. Pakistan was taking very strong advantage of the United States under other presidents, and we were paying Pakistan $1.3 billion a year. I ended that payment to Pakistan because they weren't helping us in a way that they should have. That's right. No, it's a terrible thing going on right now between Pakistan and India. Is a very, very bad situation, and it's a very dangerous situation between the two countries. दिल्ली में खेली जा रही अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप प्रतियोगिता में भारत की अपूर्वी चंदेला ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। अपूर्वी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में आज विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में प्रतियोगिता के पहले दिन अपूर्वी में 252.9 अंक के शानदार स्कोर के साथ पहला स्थान हासिल किया। चीन की रुओझू झाओ ने 251.8 के स्कोर से रजत पदक जीता, जबकि तीसरे स्थान पर भी चीन की खिलाड़ी जू होंग रही। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप प्रतियोगिता में भारत के 35 प्रतियोगियों समेत 60 देशों के लगभग 500 निशानेबाज भाग ले रहे हैं। स्वर्ण पदक जीतने के बाद अपूर्वी ने अपना गोल्ड मेडल पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों के परिवारों को समर्पित किया। My focus was on every shot and executing my technique, and result is like medal is just an outcome of that. So yeah, that's what I'm going to do in Tokyo as well. The government and the federations are making a good call, and we as sports people should back the country and their decision. And yeah, rest we have to focus on our game at the end of the day. But definitely I would like to dedicate this also to the martyrs who lost their lives, and yeah, it was very sad what happened. इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।